नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली हमने आज से एनसीईआरटी पॉलिटी की भी क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इससे पहले की आई हुई क्लासेस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लास 6 की और क्लास 7 की आई हुई अभी तक की क्लासेस को आप देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया था, जिसमें हमने जानकारियां प्राप्त की थी लड़के और लड़कियों के रूप में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके साथ में कौन कौन सी परिस्थितियां आती हैं, अर्थात लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, काफी सारी फैक्चुअल जानकारियां हमें वहां पर देखने को मिली। तो जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जाकर के आप देख सकते हैं। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें और आगे बढ़े, आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है। देखो, जैसे हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस को स्टार्ट किया, उसका टाइमिंग हमने फिक्स कर दी और डेली टाइमिंग के हिसाब से हम क्लासेस भी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। उसी तरह से आज से हमने पॉलिटी की भी एक टाइमिंग फिक्स कर दी है। अब आपको डेली ठीक 12 बजे, दिन के 12 बजे आपको डेली एनसीईआरटी पॉलिटी की एक क्लास देखने को मिलेगी। एंड इसके साथ ही साथ हम शाम को ठीक 7 बजे एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास लेकर के आएंगे। ज्योग्राफी की क्लासेस अभी तक क्लास 6 से 8 तक कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लास 9 की स्टार्ट हो गई, चैप्टर नंबर 1 आ चुका है, तो चैप्टर नंबर 2 से आगे की क्लासेस अब आपको डेली शाम को ठीक 7 बजे देखने को मिलेंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होती है, हम उसी क्लास से जुड़े हुए प्रश्नों को क्विज के रूप में टेलीग्राम पर आपके लिए डालते हैं, तो उन प्रश्नों से आपका रिवीजन भी हो जाता है। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी की स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें हम एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी इन 3 की क्लासेस को अभी करवा रहे हैं। इसके बाद में साइंस और इकोनॉमी को भी करवाया जाएगा। अभी तक हमने इनकी कई सारी क्लासेस करवा दी हैं, सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो जाकर के आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। वेबसाइट पर हमने अपने नोट से जुड़ा हुआ, अपने कंटेंट से जुड़ा हुआ बहुत सारा कंटेंट वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में अपलोड कर रखा है। बहुत ही जल्दी लगभग 20 से 21 तारीख की तरफ हम आपके हवाले वेबसाइट को कर देंगे। उसके बाद में आप वेबसाइट पर जाकर के प्रैक्टिस सेट वहां पर सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो हमारे नोट्स होते हैं, नोट्स वहां पर रीड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में बैठ करके। तो बहुत सारी चीजें वहां पर होंगी। तो अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो कर लीजिएगा। और चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो क्लास 7 के एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। अब चैप्टर का नाम तो दिया गया औरतों ने बदली दुनिया, लेकिन इस चैप्टर में जो कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है वो चैप्टर के नाम से थोड़ा सा भिन्न है। देखो, नाम से मिलता जुलता ही है, बट थोड़ा सा अलग रहता है। चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि औरतों ने अपनी दुनिया को कैसे बदला। नहीं समझे? अर्थात अगर आप आज से लगभग 150-200 साल पहले देखोगे, तो औरतों की जो दुनिया थी वो घर के अंदर ही समिट कर रहती थी। ना तो औरतों को पढ़ने का अधिकार था, ना तो बाहर जाने का अधिकार था। औरतों के कामों को भी महत्व नहीं दिया जाता था, जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में काफी कुछ पढ़ा भी है। तो औरतों ने अपनी जिंदगी को, अपनी दुनिया को कैसे बदला, समाज में पढ़ने का अधिकार कैसे हासिल किया, और भी कई सारी चीजें हैं। तो ये कैसे सब चीजों को प्राप्त किया, उन चीजों को आज के इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जानकारी इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले हम एक ही बात देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो हम कुछ फैक्चुअल जानकारी यहां पर देखेंगे, फिर कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। इसमें हम देखेंगे कि भाई महिलाओं ने कम अवसर होने के बाद भी, आज के टाइम की यहां पर बात की जा रही, किस प्रकार से अपने आप को साबित किया और आगे बढ़ी है। ठीक है, इसके बाद में समझेंगे कि भाई रूढ़ियों को तोड़ना, रूढ़िवादी परंपराओं के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था। रूढ़ियों को तोड़ना, कैसे रूढ़ियों को तोड़ा गया और महिलाएं आगे आकर के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने लगी। फिर हम पढ़ेंगे परिवर्तन के लिए सीखना। तो महिलाओं ने सीखना किस तरह से शुरू किया, ठीक है, और किस तरह से पढ़ने लिखने लगी। पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इससे जुड़े कई सारे फैक्ट यहां पर दिए गए, काफी सारी जानकारी दी गई है। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में राज सुंदरी देवी का एग्जांपल दिया गया है। ये आज से लगभग 200 साल पहले पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। इनकी बहुत ही इनकी आत्मकथा पूरी चैप्टर में दी गई थी। मैं आत्मकथा लेकर के नहीं आया,
क्योंकि उससे प्रश्न आने वाला नहीं है। जो फैक्ट था जिस पर प्रश्न आ सकता है मैंने वो यहाँ पर रखा है। इनकी कहानी को समझेंगे कि इन्होंने किस तरह से पढ़ना लिखना सीखा। फिर वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज के टाइम पर जो शिक्षा है इसके अलावा विद्यालय जो चलते हैं उनसे जुड़ी हुई यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई जिसको समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में कुछ आंकड़ा यहाँ पर दिया जा रहा है 2014-15 का, ठीक है। स्कूली शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट का दर जो है अर्थात कितने परसेंट बच्चे किस उम्र में एंड किन इलाकों से अनुसूचित जात की लड़कियां या फिर लड़के जो हैं कितने ड्रॉप कर जाते हैं स्कूलों से, उनके बारे में जानकारी दी गई है, तो इसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर महिला आंदोलन जो हमारे देश में चले थे उनसे जुड़ी हुई जानकारियां, अभियान जो चलाए गए थे उनसे जुड़ी हुई जानकारियां दी गई हैं। एंड इसके अलावा जागरूकता बढ़ाना, कैसे महिलाओं के बीच में जागरूकता को बढ़ाया गया। विरोध प्रदर्शन, पहले महिलाएं विरोध नहीं कर पाती थी, कैसे विरोध करना इन्होंने सीखा, कैसे क्या होने लगा, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद में शब्द संकलन दिया गया। तो चैप्टर काफी बड़ा है एंड चैप्टर में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे फैक्ट जो हम लेकर के आए इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। चलिए एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पर एक फैक्ट दिया गया इसकी। तो भारत में लगभग 83.6% महिलाएं जो हैं खेतों में काम करती हैं। ये अगर आप गांव इलाके में जाकर देखोगे तो आपको ये सच भी देखने को मिलेगा। भारत में ऐसा कहा जा रहा है, ये एक 2004 से 5 का सर्वे किया गया था, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 83.6% महिलाएं जो हैं खेतों में काम करती हैं। आज के टाइम पर ये परसेंट बहुत कम हो चुका है क्योंकि महिलाएं केवल खेत में ही काम नहीं करती हैं, बाहर जाकर भी महिलाएं काफी सारे काम करने लगी, ठीक है। लेकिन ये 2004 से 5 का आंकड़ा है जो कि एनसीईआरटी में अभी भी दिया जा रहा है, इसे अपडेट किया जाना चाहिए बट अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है उनके कामों में पौधारोपण करना से लेकर के फसल काटना तक सभी कार्य शामिल है। देखो यहाँ पर कहने का अर्थ जो बताया जा रहा है, ये जो यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, फिर जो जानकारी दी जा रही है उसका अर्थ ये है कि देखो महिलाएं खेतों में काम करती हैं, ठीक है। कौन कौन से काम करती हैं? तो पौधा लगाने से लेकर के फसल को काटने तक जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य महिलाएं खेतों में जाकर के करती हैं। लेकिन इसके बाद भी अर्थात फिर भी जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं कि किसान, तो हमारे दिमाग में पुरुष के बारे में ही हम सोचेंगे, ठीक है। हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आता है कि किसान एक महिला भी हो सकती है, ठीक है। ये आंकड़ा जो यहां पर दिया गया, आंकड़े पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो यहां पर बात कही जा रही है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम खेतों में जाकर के देखें तो महिलाएं आजकल या फिर पहले से पौधारोपण से लेकर के और पौधा काटने तक का सारा काम करती हैं। लेकिन इसके बाद भी जब भी हम किसानों के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं, ये एनसीईआरटी का कहना है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम सोचेंगे तो किसान में पुरुष के बारे में ही सोचते हैं, तो ये सोच हमें यहाँ पर बदलने की जरूरत है। अगला जो हमें हेडिंग मिलता है वो ये तैयार है, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। इसमें हमें समझना है कि किस तरह से कम अवसर होने के बाद भी महिलाओं से हम बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने की उम्मीद देते हैं। तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी दी गई है, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो 3 बिंदु दिए गए। पहले बिंदु में कहा जा रहा है रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं और पायलट के लिए पुरुष के रूप में चित्र बनाए। अर्थात रोजी मैडम थी जिन्होंने क्या किया, अपनी क्लास में नर्स और पायलट के चित्र बनाने के लिए बच्चों को टारगेट दिया कि भाई आप लोगों को नर्स के और पायलट के चित्र बनाने। तो स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे उनमें से अधिकांश बच्चों ने क्या किया, नर्स के लिए एक महिला का चित्र बना दिया, ठीक है, और पायलट के लिए एक पुरुष का चित्र बना दिया। ये बच्चों की मानसिकता को दिखाने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। ऐसा उन्होंने इस कारण से किया क्योंकि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। अर्थात इनके कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो बच्चों ने ये काम किया है कि भाई नर्स का चित्र जब बनाने को आया तो महिला का बना दिया, और पायलट का चित्र जब बनाने को आया तो वहां पर पुरुष का बना दिया। तो इसके पीछे का जो रीजन रहा है, ठीक है, तो वो ये रीजन है कि यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि जो महिलाएं हैं अगर उनसे घर के बाहर का कोई काम दिया जाएगा तो घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। मतलब सभी कामों को महिलाएं अच्छी तरह से नहीं कर सकती। इस सोच के साथ में यहां पर बच्चों ने, और आमतौर पर अगर हम देखें एक नर्स के बारे में सोचते हैं तो महिला का ही चित्र आता है, और जब एक पायलट के बारे में सोचते हैं तो एक पुरुष का ही चित्र आता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील होती हैं और विनम्र होती हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिला
करके भी देखा जाता है। जो महिलाएं होती हैं अपने परिवार में रहती हैं, तो अपने परिवार में भी महिलाएं सहनशील और विनम्र बन करके रहती हैं। इसी तरह से देखा गया कि एक नर्स भी सहनशील होती है और विनम्र होती है। तो महिलाओं को नर्स का दर्जा देने के लिए यहाँ पर बात की गई कि अगर नर्स है तो महिला होगी, ठीक है। तो ये एक मानसिकता को प्रदर्शित करने के लिए एनसीईआरटी में इस बात को रखा गया है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। ये मानसिकता हमारे समाज की है जो कि एनसीईआरटी में बताई गई, ठीक है। तो जब भी हम सोचते हैं कि भाई तकनीकी दिमाग वाले कार्य हैं, तो वहां पर एक पुरुष का ही हमें चित्र दिमाग में आता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तकनीकी कार्य आजकल महिलाएं भी कर रही हैं और आज से काफी टाइम पहले आप देखोगे कल्पना चावला कितनी बड़ी साइंटिस्ट बनी थी हमारे देश की, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऐसा भेदभाव होना नहीं चाहिए, लेकिन रूढ़िवादी धारणाओं की वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती। कैसे? अनेक लोग इन रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई रूढ़िवादी धारणाएं किसे कहते हैं। अब देखो जब हम क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने रूढ़िवादी धारणाओं के बारे में पढ़ा था। फिलहाल हम यहाँ पर आपको रूढ़िवादी धारणाओं के बारे में कुछ बेसिक बातें बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे ताकि हर एक टॉपिक पूरी तरह से आपके समझ में आए, ठीक है। तो रूढ़िवादी धारणा देखो, जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक या फिर क्षेत्रीय समूह के लोगों को कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, ठीक है। कुछ निश्चित विशेषताएं ही होती हैं, जैसे कि भाई ग्रामीण इलाके से आता है तो देसी होगा, ठीक है। या फिर शहरी इलाके से आता है तो अंग्रेज होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है अर्थात इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी होगी। या फिर किसी विशेष जाति से आता है तो उसका जो संबंध है, उसको जो काम करने का तरीका है वो उस जाति से जुड़ा हुआ होगा। तो ये मतलब विशेषताएं होती है। फिर हम कह सकते हैं कि वे केवल खास प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे कि महिलाओं के बारे में यहाँ पर एक रूढ़िवादी धारणा है कि अगर महिलाओं को हम बाहर जाकर काम करने की अनुमति दें, सॉरी अनुमति शब्द गलत हो गया, अगर महिलाएं बाहर जाकर काम कर सकती हैं तो कुछ खास तरह के ही काम कर पाएंगी, जैसे कि नर्स के रूप में काम करना हो गया। वहीं हम पुरुषों के बारे में सब जब सोचते हैं तो हमारे मन में दिमाग आता है कि पुरुष तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बड़े बड़े काम कर सकते हैं क्योंकि पुरुष के पास में दिमाग ज्यादा होता है। तो ये एक प्रकार की रूढ़िवादी धारणा है, ठीक है। जब हम इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं को धारण करते हैं, मतलब इस प्रकार की सोच लाते हैं, तो एक प्रकार से रूढ़िवादी धारणा का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो अनेक लोग इन रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों के डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए, अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता। देखो कई बार क्या होता है, लड़कियां घर पर अच्छा पढ़ने में होती हैं, ठीक है, लेकिन इन्हीं रूढ़िवादी धारणाओं की वजह से व्यक्ति क्या करता है, जैसे कि डॉक्टर की पढ़ाई है तो कहते हैं कि भाई तुम लड़की हो, तुम क्या पढ़ाई कर पाओगी, ठीक है। या फिर तुम लड़के हो, ठीक है, तो तुम क्या नर्स की पढ़ाई कर पाओगे। इस वजह से कौशल होने के बाद भी उन लड़कियों को उस क्षेत्र में पढ़ने नहीं दिया जाता। जैसे कि कहा जा रहा है कि लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता। ये रियलिटी है हमारे समाज की। हमें समाज में ये चीजें देखने को मिलती हैं जो एनसीईआरटी में बताई जा रही हैं, जो लड़कों को मिलता है। अच्छा, लड़का कहे कि मैं डॉक्टर बनना है, भले ही उसे डॉक्टरी में इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, या डॉक्टरी के क्षेत्र में वो मतलब उस क्षेत्र में अच्छा ना कर पाए, लेकिन उसको पढ़ाया जाएगा। इंजीनियर बनने के लिए लड़का अगर ना भी कहे तब भी माँ बाप कहते हैं कि नहीं तुम इंजीनियर बनो जाकर के। लड़कियां बनना चाहें तो भी नहीं बनने दिया जाता। आज से 10 साल पहले की ये इमेज ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। आज के टाइम में तो काफी परिवर्तन आ चुका है, ठीक है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। अधिकांश घरों में ऐसा होता है। हम कह सकते हैं कि भाई 80% घर ऐसे होंगे हमारे समाज में जहां पर ऐसा होगा कि भाई जैसे ही स्कूली शिक्षा पूरी हो गई, आजकल तो मतलब ग्रेजुएशन वगैरह करवा दिया जाता है, बट आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो 80 से ज्यादा परसेंट, 90% के आसपास आपको ग्रामीण इलाके में ऐसी घर मिलेंगे जहां पर महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि जैसे ही आपकी स्कूली शिक्षा पूरी होगी आपकी शादी कर दी जाएगी। लड़कियों को प्रेरित किया जाता था कि अब तुम जल्दी से शादी कर लो, अपना घर बसाओ, बच्चे पैदा करो जाकर के और आपकी यही जिंदगी रहेगी। आज के टाइम में तो काफी परिवर्तन आ चुका है। महिलाओं को पढ़ने का मौका दिया जाता है, नौकरी करने का मौका दिया जाता है और भी बहुत कुछ होता है। बट आज से 10 साल पहले ये स्थितियां बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी एनसीईआरटी में दी गई। एनसीईआरटी को अपडेट करने की जरूरत है। देखो हाँ, एनसीईआरटी में ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके आज भी मौजूद हैं जहां पर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। ये फैक्ट बिल्कुल सही दिया गया है। यहां पर कहा ही जा रहा है कि भाई हमें ये समझने की आवश्यकता है हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज की स्थितियां आज ऐसी हैं कि जहां पर अगर कोई बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो बच्चे को बचपन से ही
चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में कभी ये दबाव जो होता है बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तुम्हें 90% नंबर लाने हैं, ठीक है? या फिर तुम्हें हमारे पड़ोसी का जो लड़का है उसे हराना है। अगर नहीं हरा पाए तो हमारा मतलब मुँह मत देखना, तुम मुँह मत दिखाना आकर के, खाना नहीं मिलेगा, घर से बाहर कर देंगे। तो ऐसे अपने बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में एक दबाव इनके ऊपर पड़ता है। इसके अलावा लड़कों को अगर हम देखें तो नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव काफ़ी होता है। देखो ये दबाव तो है कि होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप नौकरी नहीं प्राप्त करोगे तो क्या करोगे? ठीक है? इसीलिए मतलब क्या है कि आजकल के अगर हम अपने बच्चों को देखें, ठीक है? तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपने चारों ओर के जो दबाव हैं, उनका उन्हें सामना करना पड़ता है। एक तरफ रिश्तेदार कह रहे हैं कि भाई क्या मतलब अभी भी नौकरी नहीं लगी तुम्हारी? ठीक है? दूसरी तरफ पापा कह रहे हैं, अरे खाता-पीता यहीं पर घर पे पड़ा रहता है, ना काम का, ना काज का, दुश्मन अनाज का। उधर तरफ एक मित्र बोला, काहे भैया क्या कर रहे? ठीक है? तो फिर एक और पड़ोसी आए, देखो हमारे लड़के के तुमसे ज़्यादा नंबर आए। तो इस प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ता है, जिससे होता क्या है कि जिसमें उन्हें अधिक, एक मिनट, हाँ, ये चीज़ अलग हो गई। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते, तो उन्हें चिढ़ाया भी जाता है। तो जो चिढ़ाया भी जाता है, इससे क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर दबाव बहुत अधिक पड़ता है। लेकिन करना ये चाहिए, जैसे कि अगर आप बच्चे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो आप इन दबावों को इग्नोर किया करें। भगवान ने 2 कान इसलिए दिए ताकि एक कान से, देखो 2 कानों के बीच में है दिमाग, ठीक है? एक कान से आप बात को डालो, दिमाग में उसको देखो कि बात आपके लिए मददगार है, आपके लिए हेल्पफुल है, आपको मोटिवेट कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपके लिए वो बात सही है, अच्छी है, तो उसको दिमाग में रखो, नहीं तो दूसरे कान से उसे बाहर कर दो, ठीक है? तो बीच में दिमाग इसीलिए दिया गया है, तो ऐसा ही आप किया करें। मैं ऐसा ही करता हूँ, हमेशा से ऐसे ही करता हूँ, ठीक है? जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कहे, कोई भी दबाव वाली बात आपके सामने आए, तो एक कान से उसे सुनो, ठीक है? दिमाग में उसका परीक्षण करो और दूसरे कान से अगर आपके लिए सही नहीं है, तो उसे निकाल दो। और अगर बात आपके लिए सही है, तो दोनों कानों से सुनो और दिमाग में बिठा लो कि हाँ, ये बात, जैसे कि हमने अभी बात कही, दोनों कानों से सुनो और दिमाग में बिठा लो इस बात को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है रूढ़ियों को तोड़ना। तो देखो हमने यहाँ पर जो है कम अवसर और कठोर अपेक्षाओं में समाज की सच्चाई को समझा कि समाज में आखिरकार आजकल हो क्या रहा है, किस प्रकार की परिस्थितियां हैं। अब इन परिस्थितियों से आगे कैसे महिलाएं बढ़ी हैं, इस चीज को हम समझेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हमें एग्जाम्पल मिल रहा है, एक आदिवासी महिला थी जिनका नाम था लक्ष्मी लाकरा, ठीक है? इनका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है। यही वो महिला है, आप देख लीजिएगा, इनका ये चित्र है। ये हमारे भारत देश की पहली रेलवे में एक ड्राइवर के रूप में, एक पायलट के रूप में, हम कह सकते हैं रेल इंजन चलाने वाली महिला ये बनी है। तो आइए इनको हम देखते हैं, रेल इंजन चालक हैं ये। इनके बारे में कहा जा रहा है, 3 पॉइंट दिए गए, तीनों पॉइंटों में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर दिए जा रहे हैं। रेल इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के, हाँ, 1 मिनट, देखो हम आप सभी लोगों के दिमाग में एक ही ख्याल रहता है, या फिर हम कहें कि इमेज रहती है कि जब भी रेलवे का इंजन चलाने की बात आएगी तो दिमाग में ये होगा कि कोई ना कोई पुरुष चला रहा होगा, ठीक है? लेकिन झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला, जिनका नाम है लक्ष्मी लाकरा, ठीक है? इन्होंने इस धारा का रुख ही बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक हैं। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक हैं ये, ठीक है? कहाँ की हैं ये, अगर इस प्रश्न को पूछा है तो झारखंड, ठीक है? याद रखना, झारखंड। लक्ष्मी के माता-पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। इनके जो माता-पिता थे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनको पढ़ाया गया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ-साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाती रहती थी। तो ये चीज मतलब हर घर में होता है, जो कि यहाँ पर नॉर्मल सी परिस्थितियां थी। लक्ष्मी ने मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित कर लिया, ठीक है? इन्होंने पॉलिटेक्निक की थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने डिप्लोमा कर लिया। डिप्लोमा करने के बाद फिर वे रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में इन्होंने परीक्षा को पास कर लिया। अच्छा, जब इन्होंने परीक्षा को पास कर लिया तो ये पहली महिला इंजन चालक बन गई, ठीक है? अच्छा, इनका एक कहना है जो कि मैंने यहाँ पर रखा है। इस बात को अगर आप एक महिला हैं या फिर अगर आप एक लड़की हैं तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा और अपनी जहां कहीं भी आप पढ़ती हैं ना, तो वहां पर लिख करके टांग लीजिएगा। लक्ष्मी कहती हैं, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई ये कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, तो मैं उसे करके रहती हूँ। ये कहना है कि इनका लक्ष्मी जी का, ठीक है? लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए और जब भी अवसर आए तो इन्होंने उस काम को करने का पूरा प्रयास किया और काम को करके दिखाया, ठीक है? तो ये एक महिलाओं के लिए एग्जाम्पल के रूप में इस तरह से महिलाओं को होना चाहिए, ठीक है? सभी चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इनको आगे बढ़ना चाहिए। देखो चुनौती तो आएगी और आती रहेंगी। अब
फर्क ये है कि भाई आप चुनौतियों से डर के भाग जाते हैं या आप उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनके साथ में लड़ के अपने आप को साबित करते हैं। अगला जो हमें रीडिंग मिलती है वो ये कि परिवर्तन के लिए सीखना। अब देखो, अगर समाज में आपको परिवर्तन लाना है, महिलाओं को अपनी दुनिया में परिवर्तन लाना है, तो सीखना तो होगा, ठीक है। वर्तमान समय में स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कि भाई स्कूलों में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जागरूकता बढ़ रही है, तो लड़कियों को लड़कों को आज के टाइम पर जो मतलब इलाके हैं, हम सभी इलाकों की बात नहीं कर रहे, बट अधिकतर समाजों में ऐसा है कि यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अतीत की यहाँ पर बात की जा रही है, अतीत अर्थात कुछ समय पहले की बात है। हम कह सकते हैं कि मध्यकाल, और मध्यकाल से पहले प्राचीन काल, ठीक है। तो प्राचीन काल में लिखना और पढ़ना बहुत ही कम लोग जानते थे। मध्यकाल तक आते थे, पुरुष तो जानने लगे थे, लेकिन जो महिलाएं थी वो मध्यकाल तक पढ़ना लिखना ही जानती थी। मध्यकाल के बाद में जब अंग्रेजों का भारत आगमन होता है, उसके काफी टाइम बाद में महिलाओं के लिए काफी सारे आंदोलन किए गए, काफी सारे पुरुष खड़े हो गए और धीरे-धीरे जाकर के महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो इसके में काफी क्लास 8 के एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड चैप्टर दिए गए हैं। क्लास 8 के एनसीईआरटी में जो इसको हमने डिस्कस किया है, एंड अभी हम डिस्कस करेंगे एक बार इसको फिर से, ठीक है, क्योंकि हम फिर से एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर इसका चैप्टर आने वाला है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो कहा जा रहा है कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात मानी जा सकती है। देखो, ऐसा आज के टाइम पर तो हम कह सकते हैं कि भाई बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है, बट अतीत में अगर हम देखें तो ऐसा था। कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर था, या फिर अनुचित बात मतलब सही बात नहीं गलत बात माना जा सकता है, ठीक है। अधिकांश बच्चे वही काम करते थे जो उनके परिवार में होता था। प्राचीन काल की और मध्यकाल की बात की जा रही है। उनके बुजुर्ग कहते थे कि लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी, ठीक है। एक मिनट है, हाँ हाँ, वही यहाँ पर कहा जा रहा है। देखो, अधिकांश घरों में जो बच्चे होते थे, बच्चे में लड़के भी और लड़कियां भी वही काम करते थे जो उनके परिवार में होता था और उनके बड़े बुजुर्ग किया करते थे। लड़कियों की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो इनकी स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती थी, लड़कों को पढ़ने का अधिकार यहाँ पर बिल्कुल था, ठीक है। ये समाजों की सच्चाई है हमारे समाज की। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि भाई यहां तक उन परिवारों में जहां कुम्हारी, बुनकरी यानी कि जो हस्तशिल्प वाली जिन परिवारों में कला थी, ठीक है, जो कुम्हार थे, बुनकर समाज अर्थात वस्त्र बुनने वाला समाज, और हस्तकला सिखाई जाती थी। यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों को काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। देखो, यहाँ पर कहा ही जा रहा है कि उस समय समाज में धारणा ये थी कि महिलाओं को क्या है कि पुरुषों का साथ देना चाहिए और पुरुषों के काम में हाथ बटाना चाहिए, ठीक है, सहायता करनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को बहुत अधिक आगे बढ़कर के चीजों को सीखने के बारे में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक कि अगर हम देखें तो जो परिवार हम कह सकते कि निचली समाज के उस टाइम पर माने जाते थे, जैसे कि कुमार समाज हो गया, बुनकर समाज हो गया, जो हस्तशिल्प से रिलेटेड कलाएं करते थे, चीजें बनाते थे, यहाँ पर भी धारणा थी कि लड़कियों और औरतों को केवल सहायता करने की ही सीमित रखना चाहिए। इनको मतलब कि अपना खुद का काम डालने की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार से था। जैसे कि उदाहरण के रूप में कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियों को मिट्टी एकत्र करती थी, ठीक है, मिट्टी एकत्र करना है, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को तैयार करना है, लेकिन बर्तन बनाना, ठीक है, चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं कहा जाता। देखो, इनको बर्तन बनाना इसका अधिकार नहीं था। आप चूंकि चाक चला करके बर्तन नहीं बनाती थी इसलिए इनको कुम्हार भी नहीं कहा जाता था, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति पहले बहुत खराब थी, जो कि हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में लगभग आज से 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तो देखो, आज से लगभग 200 साल पहले की अगर हम बात करें तो 200 साल पहले तक क्या है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में कई सारे परिवर्तन किए थे, ठीक है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो हमारे भारत देश में जो विद्यालय हुआ करते थे वो स्थानीय गुरुकुल होते थे पहले, और स्थानीय पंडितों के द्वारा या फिर बड़े लोगों के द्वारा चलाए जाते थे। और हर विद्यालय में 20 से ज्यादा बच्चे बैठकर नहीं पढ़ते थे, 20 ही बच्चे आमतौर पर होते थे। और इस तरह की भारत
भारत में 20 लाख से अधिक विद्यालय चलते थे और विद्यालयों की भी मतलब कोई समय सारणी नहीं थी, पुस्तक वगैरह नहीं होता था, कहानी के रूप में बैठाल करके सिखाया जाता था। जैसे आज के बच्चे उम्मीद करते हैं ना कि भाई हमें इस तरह से कहानियां सुनाई जाए, तो वैसे पहले कहानियां ही सुनाई जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया, स्कूल खोलने लगे आज से लगभग 200 साल पहले, ठीक है। तो ये नए विचारों ने जन्म लिया शिक्षा के बारे में, विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए थे और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, वो भी यहाँ पर, ठीक है, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे, ठीक है। इस टाइम पर क्या होता था कि फीस वगैरह का इंतजाम कर दिया गया था, पहले फीस नहीं ली जाती थी, ठीक है, बच्चों से फीस ली जाती थी बट उनकी आमदनी के हिसाब से ली जाती थी, लेकिन अब फीस को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो वे समाज जिन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे और तब भी लड़कियों को शिक्षा को लेकर के बहुत अधिक विरोध किया गया। यहाँ पर जब स्कूल वगैरह खोले जाने लगे तब तक लड़कियों का काफी विरोध किया गया था। इसके बावजूद बहुत सारी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोले और खोलने का प्रयत्न भी किया, ठीक है। स्त्रियों को पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष काफी करना पड़ा, तो इसके स्त्रियों ने भी इसके लिए काफी सारे संघर्ष यहाँ पर किए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है राज सुंदरी जी का, जो कि इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, पूरी चैप्टर में दी गई थी, कहानी के रूप में थी, तो मैंने रखी नहीं है। अगर आप चाहें तो जाकर के देख लीजिएगा, चैप्टर में उनकी कहानी पूरी मिल जाएगी। बुक एनसीईआरटी की वेबसाइट पर मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कहानी दी थी कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसा था, तो हमने पढ़ना लिखना कैसे सीखे, तो पेज का पन्ना फाड़ लिया। फिर बता रही थी कि भाई जब घर पे कोई नहीं होता था तो हम धीरे धीरे अक्षर बनाना सीखती थी। सीखने के बाद में हमने एक सपना देखा, सपने में ये किया वो किया और फिर धीरे धीरे पूरी कहानी काफी बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए हमने उसको रखा नहीं। तो राज सुंदरी देवी, इनका जन्म हुआ था 1800 में और 1890 तक, अर्थात 90 साल की उम्र तक ये जिंदा रही थी, ठीक है। इनका अनुभव है जो 200 साल पहले पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। कितनी? 60 साल की उम्र में, 60 ईयर की जब ये हो गई तब तक ये अपनी एक आत्मकथा लिख पाई थी, ठीक है। इतना टाइम इनको सीखने में लगा, आप इस चीज को आप समझ सकते हो कितना छुप छुपा कर इन्होंने सीखा था। अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम था अमार जीवन। क्या नाम था? अमार जीवन। बांग्ला भाषा थी तो बांग्ला में इसी प्रकार से लिखा जाता था। तो अमार जीवन नाम की एक कथा थी, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई ये पहली आत्मकथा थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न पूछा है कि किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा का नाम क्या है, तो अमार जीवन नाम की ये एक आत्मकथा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी और उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुपाकर लिखना पढ़ना सीख लिया था, ठीक है। तो देखो उस समय ये मिथ था, एक रूढ़िवादी सोच थी कि भाई अगर लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाएंगी, विधवा हो जाएंगी। इसके पीछे का रीजन ये भी था कि अगर आप पढ़े लिखे होगे और आपसे कोई व्यक्ति कोई बात कहेगा और वो बात आपको गलत लगेगी तो आप उससे बहस करोगे, और उस टाइम पर पुरुषों का घर में दबदबा बना रहता था। अगर कोई महिला पढ़ लेगी तो पुरुषों से बहस करेगी कि भाई तुम ये बात ऐसे कैसे कह रहे हो। जब बहस करेगी तो वहां पर क्या है कि पुरुषों का चूंकि दबदबा है तो दबदबे की वजह से वहां पर उनकी मार पड़ती थी, और इससे चलकर के आगे ऐसा होता था कि कई बार महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती थी और कई सारी चीजें रहती थी। तो ऐसा इसके पीछे कई सारे रीजन थे जिस वजह से कहा गया था कि भाई पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और आगे चलकर के विधवा भी हो जाती है। इसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, अपनी शिक्षा को हासिल किया, लिखना पढ़ना सीखा और अपनी आत्मकथा को लिखा। इन्हीं से रिलेटेड एक और पॉइंट में कहा जा रहा है कि राज सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन भी इसी प्रकार की एक महिला थी। इन्होंने भी लिखना पढ़ना सीखा था और सीख करके इन्होंने भी अपने आप को साबित किया था, ठीक है। जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी की स्थिति, हाँ, रुकैया हुसैन की स्थिति इसके विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि जैसे कि हमने देखा यहाँ पर राज सुंदरी देवी जी का, इसी तरह से यहाँ पर रुकैया हुसैन भी हैं जिनकी स्थिति भी इन्हीं की जैसी थी। तो वही कहा जा रहा है कि जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी। इनकी स्थिति के विपरीत अगर हम आज के टाइम पर देखें, ठीक है, जैसे कि राज सुंदरी देवी जी हो गई, रुकैया हुसैन जी हो गई, इन दोनों लोगों की स्थिति के विपरीत अगर हम प्रेजेंट टाइम की स्थिति को देखें तो वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं आज के टाइम पर, ठीक है। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो लगभग इक्वल चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जहां हर घर में लड़के को भी पढ़ाया जाता है, लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है। बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ इलाका अगर भारत में कोई ऐसा बचा हो तो वहां पर ऐसा होगा, मैं नहीं कह सकता, बट अभी तक मैंने जहां तक देखा है, मैं जहां तक गया हूं, तो आजकल तो मतलब सभी को पढ़ाया जा रहा है। अब वो बात अलग है कि भाई कहां तक पढ़ाया जाता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अधिकतर लड़कियों से आज भी उम्मीद की जाती है जैसे आपकी स्कूलिंग पूरी हो गई या ग्रेजुएशन पूरी हो गई तो आपकी शादी कर दी जाएगी और आप चली जाओ, ठीक है।
है? तो ये स्थितियाँ तो हैं, लेकिन पढ़ाया सभी को जाता है, ठीक है? तो पहले लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सकती थी, लेकिन आज जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारी लड़कियाँ गरीबी, शिक्षण की असुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है उनको समझो। जैसे कि एक रीज़न दिया गया गरीबी की वजह से। अब मान लेते हैं कि भाई कोई एक परिवार है जिसके घर पे 4 बच्चे हैं, ठीक है? 4 में से 2 लड़कियाँ हैं और 2 लड़के हैं, ठीक है? अब ये परिवार जो है इसके पास में इतना धन नहीं है कि चारों बच्चों को पढ़ा सके, केवल 2 बच्चों की पढ़ाई को अफ़ोर्ड कर सकता है। तो यहाँ पर ही परिवार क्या करेगा? अपने पुत्रों को प्राथमिकता देता है, ठीक है? लड़कों को प्राथमिकता देता है। उसके पीछे के रीज़न मतलब कई रीज़न्स में से एक रीज़न ये होता है कि भाई लड़कियाँ तो पराया धन मानी जाती हैं, आज नहीं तो कल उनकी शादी हो जाएगी, वो चली जाएँगी। लेकिन अगर लड़कों को नहीं पढ़ाया गया, तो ना उनकी शादी होगी, ना उनका मतलब समाज में सम्मान रहेगा और ना वो जीवन में कुछ कर पाएँगे। तो लड़कों को पढ़ाने का ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है? तो ऐसा गरीबी के पीछे का जो रीज़न है, उससे अगर आप देखोगे तो लड़कियों के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें लड़कियों की पढ़ाई में गरीबी एक बाधा बनती है। इसके अलावा शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण, जैसे कि शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ठीक है? सपोज दैट कि भाई स्कूल बहुत दूर है, स्कूल जाना मतलब कठिन पड़ रहा है, बहुत दूर है स्कूल। अब यहाँ से यहाँ तक स्कूल पहुंचाने के लिए एक आपको वैन लगवानी पड़ेगी या फिर आपको बस लगवानी पड़ेगी और इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या और जो आपके पिताजी हैं वो लेकर नहीं जा पा रहे हैं, तो उस वजह से कई बार क्या होता है कि लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं। इसके अलावा भेदभाव के कारण भी स्कूल जाना छोड़ देती हैं कभी-कभी लड़कियां, ठीक है? तो ये कुछ रीजन हो जाते हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को आज भी भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है। हाँ, तो देखो यही है कि भाई हमारे देश में जितने भी समाज आज मौजूद हैं, इन सभी समाजों को और समाजों के साथ-साथ भारत में जो विशेषकर लड़कियां हैं, इनको शिक्षा प्रदान करना आज के टाइम पर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो कि अगर हम पिछड़े इलाकों में बात करें तो वहां पर ये चुनौती आज भी हमें देखने को मिल जाती है। हर इलाके में नहीं, बट हाँ, जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर हमें देखने को मिलती है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझो। आज के टाइम का यहाँ पर डेटा दिया गया है, इससे आप डायरेक्टली किसी भी एग्जाम में लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दी गई। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है? आज के टाइम पर देखें तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। अगर हम लड़कों की शिक्षा में देखें, लड़कियों की शिक्षा में देखें, तो अंतर में देखने को मिलेगा। हम चाहे कागजों में देखें या फिर रियल लाइफ में देखें, ठीक है? रियल लाइफ में देखोगे तो वहां पर भी हमें अंतर देखने को मिलता है, ठीक है? वो बात अलग की है कि लड़कियां आजकल एग्जाम ज्यादा क्वालिफाई कर रही हैं। यूपीएससी में अगर आप देखो तो टॉप रैंकिंग में लड़कियां आजकल ज्यादा आ रही हैं, ठीक है? वो बात अलग है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर देखें तो लड़के और लड़कियों की शिक्षा में आज के टाइम पर एवरेज निकाला जाए तो अंतर हमें देखने को मिलता है। वहां पर एवरेज में लड़के आगे हैं, ठीक है? भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, ठीक है? 2000 पहले 11 में हुई थी, 21 में हुई कि नहीं हुई, हुई तो है जनगणना, बट रिजल्ट अभी नहीं आया है, आएगा तो देखेंगे, ठीक है? जनगणना होती है इसमें, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती। पूरे देश की जो जनसंख्या होती है, कितने लोग हैं, उनकी गणना की जाती है। जैसे कि अगर हम देखें तो 125 करोड़ की अभी हमारे पास में जनसंख्या का आंकड़ा मौजूद है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। अच्छा हाँ, इससे जुड़े हुए प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो। यहाँ पर प्रश्न उठा है कि एक प्रश्न बनेगा कि जब जनगणना की जाती है तो जनगणना में किन किन विषयों की गणना की जाती है? तो सबसे पहले जनसंख्या की गणना की जाती है। दूसरी जो गणना होती है इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाती है, जैसे कि उनकी आयु क्या है, उन्होंने पढ़ाई कितनी की है, पढ़ाई की है या फिर नहीं की है, और उनके द्वारा किए जाने वाले काम कि आप कौन से कार्य कर रहे हो। तो इससे एक डेटा निकाला जाता है कि भारत में इस आयु से इस आयु तक के जो लोग हैं उनका इतने परसेंट है, ये यहाँ पर युवा ज्यादा है या फिर यहाँ पर वृद्ध ज्यादा है, बच्चों का जन्म दर इतना है, मृत्यु दर इतना है, इसी से निकाला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षित लोग इतने परसेंट हैं, यहाँ पर शिक्षित लोग इतने परसेंट नहीं है, अशिक्षित, ठीक है? तो वो डेटा भी इसी से निकाला जाता है। एंड जो काम की यहाँ पर बात की जा रही है तो उसका डेटा भी इसी से निकाला जाता है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति की औसत इनकम कितनी है, ठीक है? इनकम के अलावा ये भी डेटा इससे निकाला जाता है कि भाई हमारे देश में शिक्षक बनने के लिए कितने परसेंट लोग हैं, कितने परसेंट इंजीनियर हैं, कितने परसेंट साइंटिस्ट हैं, ये भी डेटा इसी से निकाला जाता है। इन जानकारियों का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे कि शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात निकालने के लिए, स्त्री कितनी है, पुरुष कितने, ये भी जानकारी ली जाती है। तो इनका अनुपात निकालने के लिए भी हम इस डेटा का इस्तेमाल करते हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो
और पुरुष, ठीक है, लड़कों और पुरुषों को देखें अगर हम, तो पुरुष अर्थात 7 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु वाले जो लोग होते हैं उनके पुरुष कहा जाता है। तो जितने भी लड़के हैं अर्थात 7 वर्ष से कम आयु के, ठीक है, और जितने भी पुरुष हैं, इनका 40% शिक्षित था, ठीक है, यानी कि हमारे जो 1961 में जनगणना हुई थी, इसके अनुसार ऐसा कहा गया कि भाई जितने पुरुष वर्ग हैं, सभी पुरुषों में से 40% पुरुष जो हैं वो शिक्षित हैं। अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिखना जानते हैं, नाम लिख सकते हैं, मतलब अंगूठा छाप नहीं है, ठीक है। इसकी तुलना में जब लड़कियों और स्त्रियों का डेटा निकाला गया तो वो केवल 15% निकल के आया कि भाई लड़के 40% शिक्षित हैं और लड़कियों की जो डेटा निकल के आया, लड़कियों में केवल 15% भागी शिक्षित लड़कियां निकली, ठीक है। तो ये डेटा बहुत ही शर्मसार करने वाला है। फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की ये संख्या बढ़ गई थी, ठीक है। लड़कों और पुरुषों की संख्या बढ़कर के हो गई थी 82%, वहीं लड़कियों और स्त्रियों की संख्या बढ़कर के पहुंच गई थी 65%, 65% हो गई थी लड़कियों की संख्या। तो इसमें काफी अंतर आया, लेकिन ये संख्या जो अगर हम परसेंट की बात करें तो ये बराबर नहीं हो पाई, लेकिन काफी बड़ी, ठीक है। जहां जैसे हम देखते हैं कि भाई लड़के पहले 40% थे, ठीक है, 40 से बढ़कर के 82 हो गए, यानी कि लगभग डबल हुए। वहीं पर लड़कियों की संख्या केवल 15% थी और वो बढ़कर 65% हो गई, यानी कह सकते हैं लगभग 4 गुना ये बढ़ी, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 तियो 45, 15 चक्कू 60, तो लमसम 4% से भी ज्यादा यहाँ पर लड़कियों की संख्या बढ़ी है, और मतलब 4 गुना लड़कियों की संख्या बढ़ी, वहीं लड़कों की संख्या 2 गुना बढ़ी। वैसे में यहाँ पर अगर देखें तो 82% पुरुष पढ़े लिखे देखने को मिलने लगे 2011 की जनगणना के अनुसार, और 65% औरतें। ये डेटा है, आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन अब भी स्त्रियां अगर हम देखें तो स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इसके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम एक यहाँ पर ग्राफ दिया गया जैसा एनसीईआरटी की बुक में दिया गया था, मैंने बिल्कुल वही उठा करके रख लिया, इसलिए थोड़ा सा ब्लर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में बताया गया है कि कितने परसेंट लड़के और कितनी परसेंट लड़कियां किस क्लास से किस क्लास के बीच में स्कूल छोड़ देती हैं, अर्थात पढ़ाई करना छोड़ देती हैं। तो स्कूल का स्तर यहाँ पर दिया गया सबसे पहले 1 से 5, 6 से 8 और फिर 9 से 10, ठीक है। फिर यहाँ पर लड़कों की संख्या दी गई है और यहाँ पर लड़कियों की संख्या दी गई है, सब लड़के और सब लड़कियां, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पर लड़कों की संख्या दी गई, यहाँ पर अनुसूचित जाति की लड़कियों की संख्या दी गई है। फिर इसके बाद में यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की संख्या दी गई, फिर यहाँ पर कुल योग दे दिया गया। अब समझो, कक्षा 1 से 5 के बीच में लड़कियों की जो संख्या है जो ड्रॉप कर जाते हैं, यहाँ पर किसी जाति की बात नहीं की जा रही, ऑल ओवर जितने भी लड़के हैं उनमें से 4.36% लड़के जो भी पढ़ने के लिए जाते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं, मतलब अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं 1 से 5 तक पढ़ने के बाद में, या फिर 1 से 5 के बीच में ही, ठीक है। लड़कियों की अगर हम बात करें तो 3.8% लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, पढ़ाई को छोड़ देती हैं, अर्थात ड्रॉप आउट कर देती हैं, निकल जाती हैं। इसके बाद में अगर हम कुल योग निकालें तो योग में निकल के आता है कि जितने बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उन बच्चों में से 4.13% बच्चे ऐसे हैं जो 1 से 5 के बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अब वहीं अगर हम अनुसूचित जाति के लड़कों की बात करें तो 4.71%, कितने, 4.71% लड़के जो है वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं कक्षा 1 से 5 के बीच में, और वहीं लड़कियां 4.20%। योग निकालें तो 4.46% अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनमें, ठीक है। जैसे कि 100 बच्चे जा रहे हैं तो 100 में से 4.46% बच्चे 1 से 5 के बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे, ठीक है। उसमें लड़कियों की संख्या, लड़कियां अलग रहेंगी और लड़कों का अनुपात अलग रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहीं अगर हम अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की बात करें तो 6.8%, 6.84% लड़कियां कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई करने के बाद में या फिर इससे पहले ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देती। वहीं पर लड़कों का यहाँ पर अनुपात आपको ज्यादा देखने को मिलता है। लड़कों का अनुपात है 7.02%, जो कि 1 से लेकर के 5 तक की क्लास तक पढ़ते हैं, और नहीं भी पढ़ते हैं तो मतलब इस बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कुल योग निकालें अगर हम तो 6.93% बच्चे ऐसे हैं अनुसूचित जनजाति के जो अपनी पढ़ाई को 1 से 5 के बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यही डेटा अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षा का, अर्थात 6 से 8 तक की शिक्षा का, तो इसमें डेटा थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या कहा जा रहा है, जब हम कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को देखते हैं तो यहाँ पर लड़के
जो सब अगर हम ऑल ओवर लड़कों की बात करें तो 3.49% लड़के ऐसे हैं जो कि इस बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसके अलावा लड़कियां 4.60%, अर्थात लड़कियों का अनुपात यहाँ पर बढ़ जाता है। अगर हम देखें 1 से 5 के बीच में तो लड़के छोड़ देते थे पढ़ाई 4.36% और लड़कियां छोड़ देती थी 3.88%। ठीक है, 1 से 5 के बीच में। लेकिन जैसे ही 6 से 8 के बीच का यहाँ पर समय आया, उच्च प्राथमिक शिक्षा की बात आई, तो यहाँ पर लड़के पढ़ाई कम छोड़ने लगे और लड़कियां ज्यादा छोड़ देती। इसी तरह से अगर हम देखें अनुसूचित जाति में, तो यहाँ पर भी 5% लड़के और 6.3% लड़कियां। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 8.48% लड़के पढ़ाई छोड़ रहे हैं 6 से 8 के बीच में और 8.71% यानी कि लगभग बराबर अनुपात हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये लोग भी अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। फिर अगर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें, अच्छा अर्थात कक्षा 9 से 10 के बीच में जो हाई स्कूल वाली परीक्षा होती है, इसमें अगर हम ऑल ओवर लड़कों की बात करें, हमारे देश में जितने भी लड़के एडमिशन लेते हैं या फिर कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने के बाद में आगे जिन्हें बढ़ना चाहिए, 17% लड़के 17.21% लड़के जो हैं वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ठीक है, और लड़कियां 16.88%। इसी तरह से अनुसूचित जाति में 19% लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं और 19% ही, मतलब लड़कियों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, 19.64 है। बिल्कुल एग्जैक्ट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दिया गया सामने दिखा दिया मैंने। वेबसाइट जब हम बना देंगे तो आप ये डेटा पूरा डाल देंगे, आप देख सकोगे। ठीक है, इसके अलावा 19.05% जो लड़कियां हैं वो अपनी मतलब जो पढ़ाई छोड़ देती हैं। ये अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें, ठीक है, जनजाति की लड़कियों की, तो 24.40% लड़कियां पढ़ाई छोड़कर उनकी शादी कर दी जाती है, फिर जो भी होता हो, और लड़के 24.94%। तो ये एक मतलब ग्राफ दिया गया है। ठीक है, एक हम कह सकते हैं कि भाई तालिका दी गई है। ठीक है, तालिका में विभिन्न वर्गों के लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया जो बीच में ही अपने विद्यालय को छोड़ देते हैं। जिसमें अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो इनको एससी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, एससी कहा जाता है, और अनुसूचित जनजाति के लोगों को एसटी कहा जाता है। इनके लड़के और लड़कियों का डेटा यहाँ पर दिया गया है, तो वो डेटा आप देख सकते हो, मतलब इनकी पढ़ाई इतनी अधिक छूट जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं उनका डेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, मैंने इसीलिए नहीं रखा, आप बाद में कमेंट मत करना। ठीक है, अगर हम अपनी वेबसाइट पर देखेंगे हमें डेटा मिलता है तो उसका वेबसाइट पर डेटा जरूर डालेंगे। वेबसाइट हमारी 7 से 8 दिन के अंदर आ जाएगी, आप लोगों के हवाले कर दी जाएगी। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो भी हमने तालिका देखी है, कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की जो दर है वो अधिक है। हाँ, इस चीज को समझो। जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखें तो सब लड़कियां हैं, ठीक है, यानी कि इसमें सभी जात की लड़कियों को बताया गया है। माध्यमिक एक ही केवल डेटा लेंगे। माध्यमिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16.88% लड़कियां ओवरऑल जितनी भी एडमिशन लेती हैं वो पढ़ाई छोड़ देती हैं। वहीं अगर हम अनुसूचित जाति को देखें तो 19.5% लड़कियां छोड़ती हैं और अनुसूचित जनजाति में 24% लड़कियां जो कि अपनी पढ़ाई को छोड़ देती हैं। तो ऑल ओवर लड़कियों में से अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की जो लड़कियां हैं वो ज्यादा पढ़ाई छोड़ती हैं। उसके पीछे के कई रीजन रहते होंगे जिनको मतलब यहां पर अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी पढ़ाई को छोड़ देती, अर्थात दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की जो लड़कियां हैं इनको स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। अर्थात अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां पर जो दलितों के बच्चे हैं जिनमें उनमें जो लड़कियां हैं वो हमें बहुत कम देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियां आती हैं वो भी हायर एजुकेशन करते हुए में कम देखने को मिलेंगी, यहाँ तक कि हाई स्कूल तक जाते जाते भी ये लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट कहा जा रहा है, सन 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी अधिक कम है। अच्छा, इस चीज को भी समझो। यहां पर कहा जा रहा है कि जैसे कि अभी हमने डेटा देखा है जो ये केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओवरऑल जितनी भी लड़कियां एडमिशन लेती हैं उन सभी का डेटा देखा। लेकिन अगर हम यहां पर धर्म की बात करें तो मुस्लिम लड़कियों का डेटा तो और भी अधिक मतलब हैरान करने वाला है। मुस्लिम लड़कियां जो हैं इनको तो बहुत कम शिक्षा दी जाती है। इसकी बात यहाँ पर एनसीईआरटी कह रही है कि अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों से इनको कंपेयर करके देखें तो इनकी अपेक्षा में मतलब इनके साथ कंपेयर करने पर हमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा, केवल प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की जो संभावना है वो और भी कम हो जाती। प्राथमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 1 से 5 के बीच तक भी
इनको नहीं पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। ये डेटा जो दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार निकाल कर लाया गया है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां जो हैं, जिनका आंकड़ा अगर देखा जाए तो स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। मतलब ये 2011 का आंकड़ा उसके अनुसार बताया जा रहा है। हाँ, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, आज के टाइम की बात करें, तो अगर आप हमारे सरकारी पदों पर देखें या प्राइवेट सेक्टर में भी देखें, तो आपको हिंदुओं की लड़कियां या फिर हम बात करें अन्य हिंदू हो गए, क्रिश्चियनिटी हो गए, सिख हो गए, तो इनकी लड़कियां आपको ज्यादा जॉब करती देखने को मिलेंगी। मुस्लिम की लड़कियां आपको जॉब करती हुई बहुत कम मिलेंगी। आंकड़ा अगर आप निकालेंगे तो बहुत कम ही आंकड़ा निकलेगा, ठीक है। मैं अनुपात यहां पर दे नहीं सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इसकी बहुत ज्यादा, अनुपात की मैंने इसके बारे में भी पढ़ा नहीं है, बट हाँ, ये देखने को मिलता है, रियलिटी है, आप भी इस बात को जानते हो। तो अगर आप मुस्लिम है और इस टॉपिक को देख रहे हो, तो यहां पर इस अनुपात को बढ़ाओ और अपने घर की लड़कियों को भी आगे पढ़ने के लिए भेजो और उनको जॉब के लिए प्रोत्साहित करो कि आपको भी आगे निकलना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, यहां पर कारण भी दिए गए कि इसके पीछे के मेनली रीजन क्या-क्या रहते हैं कि भाई महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता है और भी सारी चीजें। तो बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण होते हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है। देखो, अधिकतर अगर हम देखें जनसंख्या हमारे भारत देश की, तो ग्रामीण इलाकों में 2011 तक निवास करती थी। आज भी हमें ग्रामीण इलाकों में बहुत जनसंख्या देखने को मिलती है। शहर तो मतलब घने बसे हैं, बट शहरों की संख्या जो है उतनी अधिक नहीं है। शहर बहुत ज्यादा है ही नहीं हमारे देश में, ठीक है। ग्रामीण इलाके, गांव आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। तो गांव में संख्या भी अधिक है, ठीक है। अब चूंकि गांव में संख्या अधिक है, इस वजह से ग्रामीण में गरीबी क्षेत्र ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो गरीबी क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए उचित स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, एंड इसके अलावा शिक्षक भी नहीं है। अगर हम सरकारी स्कूलों को भी देखें, तो उनकी भी, एक तो देखो, स्कूल तो होंगे लेकिन वो व्यवस्थित नहीं होंगे। व्यवस्थित होंगे तो वहां पर टीचर नहीं होंगे। कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और ले जाने के लिए किसी साधन जैसे कि बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, ठीक है। क्यों नहीं भेजना चाहते? उनके पीछे के कई सारे रीजन रहते हैं, जिनमें से एक रीजन आपको मिलता है सुरक्षा का, ठीक है। एक रीजन सुरक्षा का भी मिलता है। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है, मैंने आपको अभी बताया था। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। तो ये हमें ऐसा देखने को मिलता है। अभी कुछ टाइम पहले हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिला था, जिसमें एक दलित बच्चा था जिसने अपने टीचर के घड़े से पानी लेकर के पी लिया, तो टीचर ने उसे मार डाला था। ये हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे भेदभावों की वजह से भी कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने सहपाठियों के भेदभाव की वजह से और शिक्षकों की भेदभाव की वजह से, ऐसा होता है कई बार कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है, अपने जैसे कि मान लेते हैं कि 10 बच्चे हैं कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, भेदभाव केवल जाति को लेकर के नहीं होता है, और भी सेक्टर में होता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, 10 बच्चों का एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि 10 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं, 10 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो क्लास में टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, उनके पास ट्यूशन पढ़ने लगे जाकर के, ठीक है। अब ये जो टीचर है क्या करेंगे, इन 3 बच्चों पर तो ज्यादा क्लास में भी ध्यान देंगे, कोचिंग में भी ध्यान देंगे। इनकी वजह से वो टीचर भी प्रयास करेगा कि 7 बच्चे जो बचे हुए, ये भी इनके पास कोचिंग पढ़ने के लिए आए। अगर नहीं पढ़ने के लिए आएंगे तो इनको यहाँ पर इनके साथ में भेदभाव किया जाएगा, इनके साथ में व्यवहार सही नहीं किए जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि बच्चे स्कूल छोड़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये चीज बहुत ज्यादा इलाकों में देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत इलाकों में देखने को मिलती है, क्योंकि टीचर जो है आमदनी में अपनी लगे रहते हैं। अगला पॉइंट मिलता है महिला आंदोलन का। महिलाओं ने काफी सारे आंदोलन भी किए, जिनके बारे में हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी, जैसे कि कानूनी सुरक्षा हो गया, ठीक है, हिंसा हो गया, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र हो गया, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है आज के टाइम पर। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात देखते हैं कि भाई हम अपने आप बड़े हो गए, ठीक है, हमने क्या किया, पढ़ाई करना धीरे धीरे सीख लिया, या फिर पेड़ में अपने आप फल लगाए। तो ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है कि आज के टाइम पर महिलाएं स्कूल जा रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, कानूनी सुधार भी करवा रही हैं, महिलाओं के संबंध में कानूनी सुधार भी हो रहे हैं, हिंसा महिलाओं के साथ में आजकल कम हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी सुधार हो रहे हैं, लड़कियों को काफी सारे अधिकार दिए जा रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो आज में स्थिति बेहतर देखने को मिल रही है, ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिल करके इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए,
हिस्ट्री में, क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में इन संघर्षों का बहुत अच्छा डेटा दिया गया एंड क्लास 12th में भी दिया गया है, क्लास 12 के पार्ट 3 में, तीसरी बुक में, और यहाँ पर क्लास 8 की हिस्ट्री में बहुत अच्छा डेटा दिया गया है। हम हमारा जो दृढ़ संकल्प 2.0 वहां पर जो हिस्ट्री की क्लासेस चला रही, बहुत जल्दी ही ये चैप्टर आने वाला है, उसमें हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो महिलाओं ने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, इन संघर्षों को महिला आंदोलन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतों और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं, ठीक है। एक मिनट, देश के विभिन्न भागों से कई औरतों और कई महिला संगठन, कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से, यानी कि कई सारी औरतों ने, कई सारे महिला संगठनों ने इन आंदोलनों में भाग लिया था। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं, ठीक है, कई सारे लोगों ने किया। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। अच्छा, जो ये आंदोलन अभी तक रहे हैं वो तो अलग बात है, वो तो बहुत कठिन थे। आज के टाइम पर तो भी होते रहते हैं। महिलाओं के अगर आप देखो तो महिला संगठन कई सारे होते हैं, ठीक है। महिलाओं को लेकर के कई सारे लोग अपनी महिला संगठन बना लेते हैं, आंदोलन से जुड़े हुए कई सारी चीजें बनाते हैं, तो ये हमें देखने को मिलती हैं। आप देखोगे कि महिला थाना आजकल अलग अलग से खोले जाने लगे हैं, ठीक है। तो महिलाओं को लेकर के आजकल काफी अधिक चीजें हो रही हैं। ये इन सबके पीछे का रीजन जो है, ये परिवर्तन एक टाइम में नहीं आया है, बिल्कुल आज ही नहीं है। इसके पीछे महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है, ठीक है, जिससे ये मिला है, और इसे खोना मत, ठीक है, इसे बना करके रखना। इसीलिए महिला संगठन आज भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस आंदोलन से जुड़े लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव और मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए विभिन्न भिन्न रणनीतियों का उपाय किया गया है, ठीक है। देखो, न्याय पाने, जैसे कि अभी हम अभियान जो किए गए, आगे समझेंगे, ठीक है, इसी चीज को समझेंगे। इसकी कुछ झलकियां आप यहां पर देख सकते हैं। किसके माध्यम से देखेंगे? तो यहां पर सबसे पहले अभियानों के माध्यम से। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे महिलाओं के साथ में भेदभाव हो रहा है, जैसे कि किसी समाज में ये जॉब करने के लिए गई और वहां पर इनके साथ भेदभाव होने लगा, तो ये तुरंत क्या करती हैं, वहां पर अपना आंदोलन खड़ा कर देती हैं। जिस महिलाओं के संगठन जो होते हैं उनके पास जाएं और वो आंदोलन खड़ा कर देती हैं, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा महिलाओं के साथ में हिंसा बहुत होती थी अभी तक, तो इसके भी विरोध में अभियान चलाए गए, महिला आंदोलन किए गए। इससे क्या हुआ, इन क्षेत्रों में परिवर्तन आया है, ठीक है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बनाए गए, जैसे कि हम सन 2006 में एक कानून बना था, इसका एग्जांपल यहां पर दिया गया। सन 2006 में एक कानून बनाया गया था जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके, ठीक है। जैसे कि क्या होता था कि अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें तो यहां पर दिया गया है, महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना, ठीक है, यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अब इस पूरे के पूरे टॉपिक को आप समझ लो एक बार, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसे कि भेदभाव और हिंसा से जुड़े हुए जो मुद्दे आते थे, इनके लिए महिलाओं ने क्या किया, पहले तो अपने संगठन बनाए, ठीक है, संगठन बनाए, अभियान चलाए, इसके बाद में, ठीक है, कई सारे नारेबाजी लगाई, नारे। इसके बाद में क्या किया इन्होंने, कानूनी सहायता ली, ठीक है, अभियान चलाए, जिसके फलस्वरूप इन्होंने कानून बनवाने का प्रयास किया और महिलाओं के पक्ष में कई सारे कानून बनाए गए। इसके चलते 2006 तक आते आते कानून बनाया गया, जिससे कि अगर हम किसी महिला के साथ में अपने घर के अंदर दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे कि शारीरिक या फिर मानसिक हिंसा उसके साथ में करते हैं, ठीक है, मानसिक हिंसा भी इसमें शामिल है, केवल मारना ही नहीं। अगर आप अपनी घर की महिला को एक तमाचा मार देते हो, थप्पड़ तक मार देते हो, अगर वो पुलिस के पास में जाती है तो आपके खिलाफ वहां पर केस हो जाएगा, ठीक है, इसका कानून बना हुआ है, ठीक है। अगर आपने मानसिक हिंसा की है तो उससे भी, ठीक है, मानसिक हिंसा को जो औरतें भोग रही हैं, उनके लिए औरतों को कानूनी सुरक्षा दिया जा सके, इसके लिए एक कानून बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा 1997 में महिला आंदोलन का अभियान चलाया गया था, जिस वजह से 1997 में सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे यहाँ का है, उसने कार्य के स्थान, अर्थात महिलाएं जहां जॉब करने के लिए जाती वहां पर, इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में जहां पढ़ने के लिए जाती वहां पर महिलाओं के साथ में जो यौन प्रताड़ना होती थी, इससे इन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे कि भाई यहां पर अगर महिलाएं जाती हैं तो उनके साथ में यौन प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो तो बहुत सारे एग्जांपल हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि महिला काम पर गई और उसके साथ में वहां पर यौन प्रताड़ना होगी। जैसे कि बॉस को ही अगर आप देखोगे तो गंदी नजर से
से देखता रहता है, ठीक है। स्कूल गई तो वहाँ पर टीचर कई सारे ऐसे होते हैं, हमें देखने को मिलता है जो गंदी नज़र से देखते हैं, लड़कियों को पटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो इनसे अगर मतलब लड़की का मन नहीं है, ठीक है, और आप उससे ज़बरदस्ती कर रहे हो, ठीक है, बार-बार प्रयास कर रहे हो, तो उसके खिलाफ में आप यहाँ पर क्या है कि केस कर सकते हो और इसके लिए आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ, ठीक है, आवाज उठाई थी। कब? 1980 में। याद रखना 1980 से ही आवाज उठती चली आ रही है ये, ठीक है। दहेज हत्याओं के खिलाफ, जैसे कि किसी लड़की की शादी की गई, दहेज नहीं दे पाए तो उसकी हत्या कर दी गई। इसके ऊपर अभी एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, ठीक है। तो उसको अगर आपने नहीं देखा, सिस्टर्स के ऊपर थी, रक्षाबंधन के दिन आई थी, देख लेना। मतलब उसमें कई सारी चीजें अच्छी बताई गई हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दहेज हत्याओं के खिलाफ भी आवाज उठाएगी। नवविवाहित युवतियों को अपने उनके पति और ससुराल के लोगों के द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था, ठीक है। दहेज के लालच में कि भाई तुम दहेज अच्छा नहीं लेकर के, कई सारे केस तो ऐसे आए कि लड़के शादी ही इसलिए करते थे कि उनको दहेज मिले, और दहेज मिलने के बाद में उन्हें मार देते थे, ठीक है। मारने के बाद दहेज तो जाएगा नहीं, ठीक है, दहेज अपने पास रखते थे, फिर शादी करते थे, फिर मारते थे। ऐसे 4-4 5-5 शादियां करने लगे लोग, ठीक है। जब ऐसा इसका लोगों को, पुलिस को पता चला, पता चला गवर्नमेंट को, तो उन्होंने इसके विरोध में मतलब आवाज उठाई महिलाओं ने, और फिर इसको लेकर के कानून बनाए गए, ठीक है। महिला संगठनों के द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। किस संबंध में? अगर किसी महिला की हत्या हो रही है, ठीक है, दहेज की वजह से महिला को उत्पीड़ित किया जा रहा है, फिर उसको मार दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि घरवाले कह देते थे कि भाई अपने आप उसने फांसी लगा ली है, फिर अपने आप उसने आत्महत्या कर ली, और आराम से बच जाते थे। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर क्या है कि दहेज को लेकर के यहाँ पर दहेज प्रथा नाम की एक कानून बनाया गया। यहाँ पर इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल पड़ी थी, ठीक है। जब महिलाओं को लगा कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है, तो महिलाएं यहाँ पर सड़कों पर निकल आई थी, और उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए थे, और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया था। वो कहते थे कि भैया हमारे यहाँ पर हमारी बहन थी, उसके साथ में उसके ससुराल वालों ने गला घोंट के मार डाला। फिर दूसरी बोलती थी कि हाय हमारी बहनी के साथ भी ऐसा किया गया है। ऐसे मतलब कई सारे मतलब आदान प्रदान जानकारियों को किया गया, और फिर उसके बाद में अंततः ये समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया। जब महिलाओं ने अदालत के दरवाजे खटखटाए, एक दूसरे के साथ में बातों को शेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है, महिलाएं सड़क पर निकल आए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तब ये क्या है कि अखबारों में छा गया, ठीक है, सार्वजनिक मुद्दा बन गया। जब सार्वजनिक मुद्दा बन गया तो कई सारे पुरुष भी इनके साथ में आ गए, और दहेज से संबंधित कानून को बदल दिया गया, बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। अब देखो दहेज मांग ही नहीं सकता वो, यार दहेज प्रथा लगा दो, जेल के अंदर बैठे होंगे, ठीक है। अच्छा, दहेज प्रथा में एक कानून और रखा गया है, ठीक है, कि भाई 10 साल के बाद में इसे लगाया नहीं जा सकता। अगर आपने शादी कर ली है और 10 साल का आपका रिलेशन हो चुका है, तो 10 साल के बाद में फिर ये दहेज प्रथा नहीं लग पाती है, ठीक है। ये मतलब एक देखने को मिलता है यहाँ पर, है, ठीक है। भाई मुझे कानून की ज्यादा जानकारी नहीं, बट मैंने जहां तक सुना है वो तो यही है, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, महिलाओं ने जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कई सारे कार्य किए। औरतों के अधिकारों के औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य था। जो महिला आंदोलन हुए थे उनमें उसने कई सारे कार्यों को किया, जैसे कि एक कार्य उन्होंने किया, जागरूकता को बढ़ाया, ठीक है। जो महिलाओं के अधिकार हैं, ठीक है, अधिकारों के संबंध में लोगों को बताया, महिलाओं को बताया, जैसे कि गीतों के माध्यम से बताया, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बताया, जनसभाओं के माध्यम से बताया, ठीक है। वह अपने संदेश लोगों के बीच में पहुंचाता था। कौन? महिला आंदोलन। महिला आंदोलन जो था ये जनसभा के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से एक महिला से दूसरी महिला के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने संदेश को पहुंचाता था। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा किसी नीति, ठीक है, अथवा नीति द्वारा, ठीक है, हाँ, कहा जा रहा है जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून के द्वारा या फिर किसी नीति के द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है, ठीक है। महिला आंदोलन जो है ये आवाज उठाता है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां निकालता है, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके, मतलब प्रदर्शन करना, रैलियां निकालना, ठीक है, इसके खिलाफ आवाज उठाना, आंदोलन करना। तो ये मतलब विरोध करने का इनका ये तरीका है। महिला आंदोलन का जो विरोध करने का तरीका वो यही है कि भाई सबसे पहला तो मतलब अपनी आवाज उठाएंगे, ठीक है। आवाज उठाने के बाद में ये क्या करती हैं, लोगों का ध्यान खींचने का प्रयास करने के लिए रैलियां निकालती हैं और प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। तो इसके काफी सकारात्मक
उपाय आए। ठीक है, तो ये काफी असरकार तरीके हैं। फिर इसके अलावा बंधुत्व व्यक्त करना, ठीक है, अर्थात क्या है कि अच्छे संबंध बनाना, ठीक है, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा था, अर्थात एक दूसरे के साथ में मित्रता बना करके रखना, मतलब अच्छे संबंध बनाना, ठीक है, ये भी महिला आंदोलन का एक बड़ा भाग रहा था, इसने ये भी किया था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो एक और पॉइंट हमें मिलता है, 1 मिनट, हाँ आ गया, सही है। एक और पॉइंट मिलता है 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय, 1 मिनट, हाँ 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में देश भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न को मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। हाँ समझो इस चीज में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। किसके रूप में? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। इस दिन होता क्या है कि सभी औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने के लिए, अर्थात इन बातों को याद करने के लिए और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं और जश्न मनाती हैं कि भाई देखो हमने मतलब इतने आंदोलन किए, आंदोलन करने के बाद में ये आजादी हासिल की है, हमें इस आजादी को खोना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? तो लोगों के बीच भाईचारा, मैत्री और परस्पर सहयोग की भावना लाना बंधुत्व का अर्थ होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाईचारा लाना, लोगों के बीच में मित्रता पूर्वक व्यवहार लाना, ठीक है, परस्पर सहयोग की भावना लाना, ये भारतीय संविधान के मूल्यों में से एक भी है। ठीक है, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है भारत में। अगर आप देखोगे तो महिलाओं के बीच में बंधुत्व लाने का भी प्रयास किया गया, जो कि यहाँ पर रखा गया है, बंधुत्व व्यक्त करना। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा टॉपिक रहता है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा मेन रह गया है, शब्द संकलन। चैप्टर में 4 शब्द ऐसे दिए गए थे जिनका लास्ट में शब्द संकलन दिया गया, तो समझ लो। एक था रूढ़िवादी धारणा। ठीक है, तो रूढ़िवादी धारणा के बारे में हमने वैसे बता दिया था, फिर समझ लो। जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं ही हैं, ठीक है, जैसे कि महिलाओं की विशेषता है घर का काम करना, ठीक है, या बढ़ई की विशेषता है बढ़ई से मतलब उसी से रिलेटेड काम करना, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि बुनकर की विशेषता है कपड़े से रिलेटेड काम करना। जब हम ऐसी भावनाओं को ले आते हैं अपने मन में, ठीक है, या वे केवल खास प्रकार के कार्य ही कर सकते हैं, ऐसी भावनाओं को ले आते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पार्ट में हमने देखा है कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, ठीक है, कि लड़कियां जो हैं वो नर्स बनेंगी और लड़के जो हैं वो पायलट बनेंगे। हमने एग्जाम्पल देखा था, तो ये एक प्रकार की रूढ़िवादी धारणा है। ठीक है, कारण उनकी रुचि में ना होकर के उनका लड़की और लड़का होना है। ठीक है, लड़की और लड़का देख करके अगर हम ये कहते हैं कि भाई आपको साइंस पढ़नी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें पढ़नी चाहिए, तो ये एक प्रकार की रूढ़िवादी धारणा रहेगी। ठीक है, अगर हम उसके जेंडर को देख करके इस बात को कहते हैं। रूढ़िवादी धारणा में लोगों को उनके वैयक्तिक विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। ठीक है, मतलब वैयक्तिक विशिष्टता अर्थात लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशिष्टता, ठीक है, व्यक्तिगत, जैसे कि हमारी विशिष्टता है कि हम पढ़ा बढ़िया सकते हैं, नोट्स बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, आपकी विशिष्टता है कि आप जो है पढ़ सकते हो बढ़िया, आप मैथ अच्छी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि नहीं आपको हिंदी पढ़नी है। ठीक है, आपकी विशेषता है कि आपको टीचर बनने में काफी मजा आ रहा है, आप टीचर बनना चाहते हो, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि नहीं आप इंजीनियर बनो, ठीक है, क्योंकि आप लड़के हो। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या होगा कि भाई ये रूढ़िवादी धारणा यहाँ पर हो, क्योंकि आप लड़के हो तो आपको टीचर नहीं बनना चाहिए, या लड़के हो तो आपको घर का काम नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार की रूढ़िवादी धारणा। इससे होता क्या है कि व्यक्तिगत विशिष्टताओं का के साथ हम लोगों को नहीं देख सकते। जैसे कि हमारी विशिष्टता है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अपना वो देखें, प्रोफेशन देखें, तो मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, कहा जाए कि तुम ब्राह्मण परिवार से हो, ठीक है, तो तुम्हें पूजा पाठ करनी चाहिए केवल, तो ये एक प्रकार की रूढ़िवादी धारणा होगी। ठीक है, हम भी इस तरह से पढ़ा सकते हैं और आप भी पढ़ा सकते हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है आज के टाइम पर। तो ये रूढ़िवादी धारणा हमें नहीं लानी चाहिए। वैसे पढ़ाना ब्राह्मणों का कार्य हमेशा से रहा है, थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। अगला भेदभाव। तो भेदभाव तब आता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये तब होता है जब वो व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। ठीक है, जैसे कि भाई हमारे घर में 2 लोग आए हैं, ठीक है, एक दलित समाज से है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है किससे आता है, एक मान लेते हैं कि ब्राह्मण है। ठीक है, एक ब्राह्मण है और एक दलित है, 2 व्यक्ति आए साथ साथ आए। हमने देखा कि ये व्यक्ति दलित है तो इसको हम क्या है कि जमीन पर बिठाएंगे, और ये व्यक्ति ब्राह्मण इसलिए इसको हम चारपाई पे बिठाएंगे, फिर कुर्सी पर बिठाएंगे। तो ये भेदभाव होगा। ठीक है, किस वजह से होगा? ये इस वजह से क्योंकि हम इससे पहले की जो क्या है कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित है कि दलितों को ऊपर नहीं बिठाना चाहिए, एक प्रकार का पूर्वाग्रह है। ठीक है, अगर हम इससे ग्रसित होंगे तो ये हम इनके साथ में भेदभाव करेंगे। अगर दोनों लोगों को
एक साथ बिठाते हैं, ठीक है, और हम भी उनके साथ बैठते हैं, तो ये भेदभाव यहाँ पर नहीं रह जाएगा। तो ये तो हमें भेदभाव खत्म करना चाहिए। भेदभाव क्यों होता है? ये भेदभाव होता है जब व्यक्ति या फिर संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं, अर्थात जो पुरानी परंपराएं होती हैं, ठीक है, कुछ गलत परंपराएं होती हैं, उनसे जब ग्रसित होते हैं तब भेदभाव हो जाता है। जब हम किसी के साथ में अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं तो उसे भेदभाव कहते हैं। उल्लंघन किसे कहा जाता है? कानून तोड़ना, ठीक है। तो जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि भाई उसने उल्लंघन किया है, ठीक है। यौन प्रताड़ना किसे कहा जाता है? देखो, यौन प्रताड़ना केवल शारीरिक नहीं होती, मौखिक भी होती है। इसका आशय औरतों की इच्छा के विरुद्ध उनके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक और मौखिक हरकतें करने से। अगर आप शारीरिक हरकत करते हो तो वो भी यौन प्रताड़ना है, और मौखिक हरकत करते हो तो वो भी एक प्रकार की यौन प्रताड़ना ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर काफी बड़ा था, फाइनली कंप्लीट हो गया। जिन लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर हमारा DRIDSNKL पे ये हमारा URL है, आप सर्च कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दी है। इंस्टाग्राम पर ये रहेगा, आप इसे सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, अदरवाइज आप सर्च कर लेना, ये हमारा है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी प्रकार का सर्च करना, यही लिख कर डाल देना, आ जाएगा। एंड चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हो, अभी कभी नहीं किया है तो, ठीक है। एंड अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें, हमारे दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प 2.0 यूट्यूब चैनल पर NCERT की क्लासेस क्लास 6 से लेकर के 12 तक की बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही हैं। सभी क्लासेस देखने के लिए चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करें। एंड जिन लोगों को हमारे NCERT के नोट्स परचेस करने हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे NCERT के नोट्स परचेस कर सकते हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।